पिछले पार्ट में हमने देखा कि दक्षिण पूर्व राजा की मृत्यु की खबर के बाद उसकी सेना पीछे हट जाती है और वो लोग आसानी से दक्षिण पूर्व पर कब्जा कर देते हैं। गौरुई उन्हें सही सलामत मिल जाती है और साथ में बहुत सारा धन दौलत इत्यादि। इस सामान को देख वो लोग बहुत खुश हैं और मुहान की बातों से लगता है कि वो सामान खुद के लिए चाहता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 91। राजकुमार कहता है कायदे से ये सारा सामान शाही खजाने में जाना चाहिए, इसे कोई भी निजी तौर पे अपने पास नहीं रख सकता। मुहान का ये बात सुन मुंह उतर जाता है, पर इसका कोई मालिक नहीं है। जो भी इसे ढूंढता है जाहिर सी बात है कि उसका थोड़ा बहुत हिस्सा तो बनता है। जुन किंग, आओ और एक बड़े से डब्बे में अच्छा सामान भर लो, हम उसे अपने साथ राजधानी लेकर जाएंगे। ये कहते हुए राजकुमार ने एक लकड़ी का संदूक चुन लिया था। मुहान कहता है ये बहुत ज्यादा बड़ा है, ये साफ तौर पर दिख जाएगा, और वैसे भी जो आपने बात कही हिस्से वाली, वो कहीं पर भी नियम लिखा नहीं है। इस बार आपने बहुत ही पराक्रमी और शूरवीरता वाला प्रदर्शन किया है जिसे नजरअंदाज कर पाना मुश्किल है। जो आपको लोग पसंद नहीं करते उनके लिए ये एक बहाना हो जाएगा आपकी निंदा करने का। आपको सावधान रहना चाहिए। वैसे भी यहाँ पर ज्यादा अनमोल चीजें नहीं है, ये छोटा डब्बा ठीक रहेगा। राजकुमार कहता है ठीक है, पर उसे समझ नहीं आ रही कि मुहान अभी चाहता था ये सारा सामान और अब एक छोटा डब्बा। वो लोग जल्दी से सामान चुनना शुरू कर देते हैं कि कौन सी चीज है ऐसी जो खास हो, अनोखी हो, अलग किस्म की चीज हो। मुहान को एक हरे रंग का प्याला मिलता है जिसे देख वो मन में कहता है बहुत खूबसूरत है। इतने में राजकुमार कहता है जुन किंग देखो मुझे क्या मिला, और वो मुहान के बालों में एक हरे रंग की सुई लगाता है। राजकुमार के इस कार्य से मुहान बहुत खुश था और राजकुमार मुहान को देख कहता है ये जेड बहुत ही प्यारा और मनमोहक है, और सबसे बड़ी बात ये लड़कों के लिए है। ऐसा लग रहा है जैसे ये तुम्हारे लिए ही बनी है, बहुत खूबसूरत। और तुम इस प्याले का क्या करना चाहते हो? मुहान कहता है ये प्याला बहुत ही विचित्र आकार और किसी खास पदार्थ से बना है, ये पक्का किसी समंदर पार इलाके से है। अगर हम इस तरह की चीज को अपने साथ लेकर जाते हैं और राजधानी में बेचते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे दाम मिलेंगे। राजकुमार मुहान की इस योजना को सुन थोड़ा सा हैरान था, पर फिर भी वो उसे जाहिर नहीं होने देता और कहता है दक्षिण पूर्व में अक्सर ही समंदर पार व्यापारी व्यापार करने के लिए आते हैं। अगर तुम्हें ऐसे प्याले पसंद है तो तुम दक्षिण पूर्व महल से ले लो, और जब हम जियांगनान पहुंचेंगे तो तुम उन्हें बेच देना। और मन में कहता है कि जुन किंग कभी भी कारोबार करना नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा कि कैसे वो कभी भी धन कमा सकता है। मोहन पूछता है कि क्या हम जियांगनान के रास्ते से वापस जाएंगे? तो राजकुमार उसके नाक को सजाते हुए कहता है खैर अब हम नए साल तक वापस तो पहुंच नहीं सकते, हमें जियांगनान से गुजरना है, तो क्यों ना कुछ दिन के लिए वहां पर रुका जाए। लाओ ये प्याला मुझे दे दो, मैं रख देता हूँ। और मन में कहता है और मुझे उससे मिलना भी है। और कहता है जब सामान को छांट देंगे तो लेफ्ट और राइट गार्ड से कहेंगे कि वो सारे सामान की गिनती कर दें, और हाँ नियम अनुसार जो भी इस सामान को देखेगा उसका हिस्सा तो बनता है। ये बात सुन मुहान कहता है तो फिर हमें जनरल हाओ और जनरल जाओ के लिए भी कुछ छोड़ना चाहिए। ये बात सुनते ही उनके स्वभाव के अनुसार वो सोचते हैं। हाओ ददाओ जो कि सिद्धांतवादी इंसान है, वो कहता है मैं इस तरह से जनता जनार्दन के हक की चीजों को अपने पास कैसे छुपा कर रख सकता हूँ। और जाओ मेंग जो कि बड़बोला है, उसके पेट में कोई बात नहीं पचती, वो कहता है मैं राजधानी वापस लौटकर रेनफेंग और बाकी सबको दिखाऊंगा कि मुझे क्या मिला। प्रक्रिया को सोचने के बाद मुहान नतीजे में कहता है छोड़ो परे, इन दोनों को रहने ही दो। और राजकुमार कहता है हाँ। शाही आदेश अनुसार राजकुमार जिंगशाओ से कहा गया था कि वो तीनों सैन्य टुकड़ियों को एक चांदी से भरा हुआ डब्बा इनाम में दे, और मौके पर ही वो सारी सेना क्यू, शियांग और क्यान सेना को अपने नेतृत्व से रिहा कर दे और अपने साथ जियांगनान केवल अपने निजी सैनिकों को ही लेकर जाए। इसका कारण ये होता है कि राजा को डर रहता है कि कहीं कोई सेनापति इतना ज्यादा मजबूत ना हो जाए ज्यादा समय तक सेनापति रहने के कारण कि वो उसके खिलाफ उस सेना का इस्तेमाल कर दे। सैनिक सलाहकार की बग्गी अब वांग फई की बग्गी है, तो राजकुमार को कौन रोक सकता है। राजकुमार मुहान के कपड़े उतारते हुए कहता है जुन किंग, और मुहान कहता है नहीं गौरुई बाहर है। बाहर वाली गौरुई की परवाह है, अंदर वाले बाग के बच्चे की नहीं। राजकुमार कहता है
कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों पति पत्नी हैं। राजकुमार मोहन को होठों पर चूम देता है, पर बाघ के बच्चे की पूंछ उसे परेशान कर रही थी। तब वो बाघ के बच्चे को उठाने जाता है मोहन के सर से कि मोहन राजकुमार को रोकने की कोशिश करता है। भोला भाला मासूम बाघ का बच्चा आने वाली मुसीबत से अनजान मोहन के बालों की सुई के साथ खेल रहा था कि अचानक राजकुमार गुस्से में उसे मोहन के सर से उठाकर जमीन पर पटक देता है और कहता है, छोड़ो इसे और मुझ पर ध्यान दो। कुछ दिनों के बाद वो लोग जियांगनान शहर पहुंच जाते हैं और पिंगजियांग शहर नाम की जगह पर रुकते हैं। जिंग शाओ ने अपनी सेना के लिए शहर के बाहर तंबू का इंतजाम किया था और खुद मोहन को लेकर वो सीधा जियांगनान के सैन्य जनरल के बंगले में पहुंच जाता है और वहां पर चिल्लाते हुए कहता है, लो नियो, बाहर निकलो, कहाँ मर गए। और एक कर्मचारी राजकुमार से कहता है, वहां गई, मैंने मालिक को बुलाने के लिए लोगों को भेजा है, आप कृपया थोड़ी देर इंतजार कीजिए। लो नियो एक पंछी के मांस से बनने वाले व्यंजन का नाम भी है। राजकुमार को आवाज आती है, ये कैसा शोर है? ये आवाज थी लू जेनपेंग की, जो है जियांगनान का मुखिया सेनापति। और इसे देखकर मोहन मन में कहता है कि इस व्यक्ति के कदम बिल्कुल सीधे हैं और जरा सी भी आवाज नहीं। ये पक्का बहुत ही काबिल और विद्वान होगा। मैंने सोचा था मुखिया सेनापति बनने के लिए सेना में कम से कम 30 साल तो लग ही जाते होंगे, पर ये तो काफी कम उम्र है। राजकुमार कहता है, मैंने पिंगजियांग में कदम रखकर यहाँ की शोभा बढ़ा दी और जियांगनान का मुखिया सेनापति अभी तक घर पे बैठा हुआ सो रहा है। बताओ क्या सजा दी जाए तुम्हें? लू जिन कहता है, उच्च न्यायालय के दर्जे के अधिकारी को आपने उल्टे नाम से पुकारा। एक सैनिक को मौत स्वीकार होती है पर अपमान कभी नहीं। अगर आप मेरा सर काटना चाहते हैं या मेरी चमड़ी उधेड़ना चाहते हैं, मैं कल ही महाराज को विनती पत्र लिख देता हूँ, वो खुद ही तय कर देंगे कि किसकी क्या सजा बनती है। इनकी इस कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई को देखते हुए मोहन हंसते हुए मन में कहता है, इनकी ये दोस्ती किसी युद्ध के मैदान में लड़ी हुई लड़ाई का नतीजा तो नहीं हो सकती। राजकुमार के साथ लड़ते लड़ते लू जेन का ध्यान मोहन पर पड़ता है तो वो उसे कहता है, जियांगनान के सेनापति लू जेनपेंग का वांग फई को प्रणाम। तो मोहन उससे कहता है, सेनापति जी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, वैसे भी शुक्रिया, आपने जो इस साल मेरी मदद की। जो खुशबूदार करीम राजकुमार हर वक्त अपने साथ लेकर घूमता है, उसके कारोबार में इसी जियांगनान के व्यक्ति ने मदद की, जिसके बारे में राजकुमार कहता था कि बहुत कंजूस है। लू जिन कहता है, वांग फई, आपने ऐसी बात कर कर तो मुझे पराया बना दिया, आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। मैं और वांग गई बचपन से एक साथ ही पले बड़े हैं, आप मुझे सेनापति नहीं। तो राजकुमार उसकी बात को टोकते हुए कहता है, लो नियो बुलाओ। और वो गुस्से से राजकुमार की तरफ पलट कर देखता है और दोनों के बीच फिर से जंग का माहौल शुरू हो जाता है। उनकी रस्साकस्सी को टालने की कोशिश करते हुए मोहन मन में कहता है, लगता है कि जियांगनान का ये सफर बहुत ही जिंदा दिल होने वाला है। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।